नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। जिसके जंगल राज में कंपनियां तो छोड़ो, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आने से डरते थे। जिसके जंगल राज में बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने से डरती थी, क्योंकि उन्हें डर था चोरी का, उन्हें डर था मर्डर का, उन्हें डर था क्राइम का। और आज जब उत्तर प्रदेश बदल रहा है, जब उत्तर प्रदेश में तमाम इन्वेस्टमेंट हो रही है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, तमाम रोजगार लोगों को मिल रहे हैं, और जिस तरीके से श्रमिकों की मांगों को भी योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया, वो अपने आप में देखते ही बनता है। लेकिन उसके बावजूद श्रमिकों के प्रदर्शन को राजनीति की आड़ में लेना और उसे हिंसात्मक बनाना कहाँ तक सही था, इसी को जानने के लिए हम तमाम महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से श्रमिकों के आंदोलन को, उनके प्रोटेस्ट को एक हिंसात्मक रूप दिया, उसको लेकर उनका क्या कहना है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना जैन है। रचना जी, कहाँ से हैं? मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा। मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 10 अप्रैल से ही लगातार श्रमिक जो अपनी उचित मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को हिंसात्मक रूप दिया गया, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक ठीक था? देखिए, इसकी जो नींव रखी गई वो कर्नाटक और तेलंगाना से रखी गई। वहाँ से शुरू होता हुआ ये जो प्रोटेस्ट है ये नोएडा तक पहुँचा। बेसिकली ये प्रोटेस्ट श्रमिकों का नहीं है, ये विरोधी पार्टियों के लोगों का प्रोटेस्ट है, जिसमें आप भी जानते हैं कि 2 नाम भी सामने आए हैं। इनके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पकड़े गए हैं जिसमें इन्होंने प्रवोक किया है लोगों को। दूसरा, इस प्रोटेस्ट को किसी ने लीड नहीं किया, कोई लीडर नहीं था इस प्रोटेस्ट में। सिर्फ श्रमिकों के नाम पे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने बीच में लगाया और बोला कि आगजनी और उपद्रव करो, जिससे क्या है कि सरकार की किरकिरी हो। लेकिन जब जांच चली तो पता चला कि वो श्रमिक थे ही नहीं, वो तो विरोधी पार्टियों के लोग थे जिन्होंने ये सारे काम किए। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 अप्रैल को नई दरें लागू हो चुकी थी। अगर प्रोटेस्ट 10 तारीख को शुरू हुआ तो 1 तारीख को तो लागू ही हो चुकी थी नई दरें, तो फिर तो प्रोटेस्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं बैठता। दूसरा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, तो इसको बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, जिसका पर्दाफाश हुआ और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग हिरासत में लिए गए हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो श्रमिक है ही नहीं। इसी से पता चलता है कि पूरा एक षड्यंत्र था, सरकार को बदनाम करने के लिए रचा गया। लेकिन हम तो राम जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। मैम देखिए, अगर इस प्रोटेस्ट की बात करें तो एक बड़ी साजिश निकलकर ये सामने आ रही है कि पूरे नोएडा को जलाने की कोशिश थी और सरकार को बदनाम करने के लिए इसके तार जो है वो कर्नाटक तेलंगाना से जोड़े जा रहे हैं। तो वहाँ से जो है वो लगातार फर्जी और भ्रामक खबरें आई। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, इसे आप कैसे देखिए, असल में क्या होता है, विरोधियों का काम है व्यवस्था को ना चलने देना, ये काम है उनका। कांग्रेस सरकार जब 70 साल सत्ता में रही तो वो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बन चुका है, तो ये बात उनके गले नहीं उतरी। दूसरा, नोएडा जो है वो शो विंडो है हमारी, तो नोएडा एक बहुत साफ सुथरी जगह है और यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रमिक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको रोजगार के अवसर बहुत अच्छे मिल रहे हैं और सब लोग खुश हैं। तो ये खुशी ही विरोधी पार्टियों से बर्दाश्त नहीं हो और कांग्रेस ने पूरा सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया। और क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है, इसलिए वहाँ से इसका रूट चालू हुआ और वहाँ से चालू होते होते नोएडा तक पहुँचा और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इसको आगे बढ़ाया गया। देखिए, इस पूरे मामले में मैम हमने देखा 150 व्हाट्सएप ग्रुप और 50 से ज़्यादा ट्विटर जो है वो ग्रुप्स हैंडल्स बनाए गए, 200 सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से जो है भ्रामक जैसी खबरें और साथ ही साथ हिंसा करने जैसे श्रमिकों को उकसाने के लिए जो है वो सब सामग्री देखने को मिली। तो आप इस पर क्या? देखिए, अब वो ऐसे पब्लिकली तो उकसा नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया, ये सारे व्हाट्सएप सोशल मीडिया का सहारा लिया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, फिर उन ग्रुपों को आगे मल्टीप्लाई करते रहे वो लोग और उन ग्रुपों में ही उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए कि कहाँ आग लगानी है, कहाँ पत्थर फेंकने हैं, वहाँ पे कितने संख्या में उनके वर्कर्स इकट्ठे होंगे और कौन सी कंपनी को टारगेट करना है, पुलिस पे कैसे पथराव करना है। ये सारी चीज़ें उन व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू लोगों को पता चली, पुलिस के सामने आई जब इसकी जांच चली। तो जब आप देखो कि ये ना योगी जी की सरकार है, योगी जी ने कल एक बात कही कि श्रमिकों को छोड़कर जितने भी लोग हैं उन सब पे कार्रवाई हो। वो उसका रीजन ये है कि ये बाकी जो लोग थे वो श्रमिक नहीं थे, तो जो श्रमिक नहीं थे फिर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? तो इसका मतलब वो विरोधी पार्टियों के लोग हैं, उनके वर्कर्स हैं। जी, विरोधी दल यही नहीं रुका। अगर हम विरोधी दलों की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल
आरजेडी की दो स्पोक पर्सन जो है कंचना यादव और प्रियंका भारती, इन दोनों का भी रोल जो है वो देखते ही बनता है। दोनों जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके श्रमिकों को जो है वो मध्य प्रदेश की एक घटना को नोएडा से जोड़कर दिखा रहे, कह रहे कि पुलिस ने मजदूरों को मारा। तो ऐसे जो इन्होंने भ्रामक खबरें फैलाई उनके खिलाफ एफआईआर भी किए। क्या सजा की मांग करते हैं ऐसे स्पोक पर्सन के लिए? वो जेएनयू की ब्रिगेड भी है। देखिए, हम तो कहेंगे देशद्रोह है। जब जो काम हुआ ही नहीं, जो कानून अभी लागू कर दिया गया और श्रमिकों को बिल्कुल सही तरीके से उनका श्रमदान दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी हिंसा भड़काई गई और लोगों को आगजनी करने के लिए बोला गया कि भाई आप जाइए और आगजनी कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कड़ी से कड़ी हम लोग सजा की मांग करेंगे। इसमें देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाए उनके खिलाफ। शांति धारा को भंग किया उन्होंने। अच्छा भला हमारा नोएडा एकदम साफ सुथरा, हम लोग बहुत शांति से रह रहे थे। आप देखिए, हमारे 3-4 दिनों में पूरे नोएडा में सब जगह आगजनी हुई और बंद किया गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कोई कॉलेज जा रहा है वो जा नहीं पा रहे थे। तो एक भय का माहौल क्रिएट किया गया। तो ये विरोधी पक्षियों की ही चाल थी और कांग्रेस के लोग इसमें पूरी तरह से शामिल पाए गए और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने उन सब की जांच चली तो पता चला कि ये पूरा प्रोपेगेंडा था जो चलाया गया। अब देखिए, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा और जब आप ये बात सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे, जवाब भी आप देंगे। मैम, जितने भी प्रोटेस्ट अभी हमने हाल फिलहाल में देखे, चाहे वो किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो पहलवानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो दिल्ली दंगे हो, इन सब में एक बड़ा नाम था जो जिसे हम कह सकते हैं पिच प्रिपरेशन भी जो है तैयार करते हैं, योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जो है उनका नाम इस प्रोटेस्ट में भी सामने आ रहा है। और इन सभी प्रोटेस्ट की खास बात ये थी कि शांति ये प्रोटेस्ट है, लेकिन सब हिंसात्मक बदल गई। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर भी जाकर मिलते हैं। सूत्रों बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी भी है। तो ऐसे योगेंद्र यादव पर जो सांसद भी नहीं है, जो कोई पद पर भी नहीं है, वो सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर जाते हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी के करीबी है और सभी इतने हिंसात्मक प्रोटेस्ट में उनका नाम आ रहा है। तो इससे क्या आपको समझ आता है, आखिर योगेंद्र यादव पर क्या कार्रवाई आप मांग करते हैं? देश विरोधी जो मानसिकता है कांग्रेसियों की, योगेंद्र यादव के लिए हम तो कहेंगे कि इन पे अपनी केंद्र सरकार को देश विरोधी धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें, पहले आप कश्मीर में भी देखते थे, पत्थरबाजी की घटनाएं भी आप देखते थे और बहुत सारी जगहों पे आपने देखा कभी पुलिस पे पत्थर जब बाजी होती तो बाद में पता चलता था जी कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े गए उसमें, क्योंकि वो कोई नेता नहीं थे, कोई आम जनता नहीं थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े गए। इस समय भी अगर आप देखें योगेंद्र यादव जी को भी अगर आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं और कांग्रेस का चेहरा है वो। हम तो कहेंगे वो कांग्रेस का ही चेहरा है। और जिस तरह से पार्टी को, मतलब रूलिंग पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई और आम जनमानस को इसमें परेशान करने की कोशिश गई, तो देश विरोधी कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा नाम मालती ठाकुर है। आप कहाँ से हैं मैम? मैं नोएडा से ही हूँ। कोई नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 10 अप्रैल से लेके अभी तक मैम एक हफ्ता होने पर आ रहा हो और एक हफ्ते में नोएडा में जो प्रदर्शन है वो हिंसात्मक होते हुए हमने नज़र देखा। साथ ही साथ इस प्रोटेस्ट के तार अब राजनीतिक पार्टियों से जैसे कांग्रेस से, आरजेडी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें तो सबको ही सब कुछ साफ साफ पारदर्शिता दिखाई दे रही है कि ये सब इन लोगों का किया धरा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आरजेडी है, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वो लोग किसी भी जो काम योगी जी बहुत आराम से कर सकते थे, जो अपनी उनकी जो मांगे थी श्रमिकों की, वो योगी जी को बहुत आराम से बता सकते थे, लेकिन उसको हिंसात्मक रूप देने का जो कार्य है, ये जो देश विद्रोही कह लो, जो भी दीदी ने बताया, जो लोग चाहते ही नहीं कि किसी भी तरीके की शांति देश में बनी रहे, कुछ ना कुछ करके जो है देश में लोगों को भड़काना, श्रमिकों का उन्होंने श्रमिकों को टारगेट बना लिया, जो कि योगी जी वो बहुत आराम से उन्होंने पहले भी करना था, वो डिसाइडेड था और उन्होंने किया। लेकिन इस चीज़ का मुद्दा बना के जो समाज को, जो और लोगों को भड़काया है, तो ये काम कांग्रेस का और इन सब लोगों का ही है। उत्तर प्रदेश योगी राज में उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो ऐसे में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को, उनके काम को, उनके प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, कितना मर्जी कोई बदनाम कर ले, काम करने वाले सही नीयत से अपनी काम करते रहेंगे आगे भी, और जिनको बदनाम करना उन्होंने छीटाकशी करनी ही करनी है, उनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता ये है कि ना देश में जो है विकास हो, ना लोगों का विकास हो, ना लोग आगे बढ़ें, तो उनका कुछ नहीं कर सकते। हमारे योगी जी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपने स्थिर मन से, अपनी शांत मन से, तो वो काम करते रहेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जेएनयू ब्रिगेड की जो है वो प्रियंका भारती हो या फिर
कंचना यादव हो, ये दोनों ही जो है वो आरजेडी की स्पोक पर्सन है और इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उन श्रमिकों को भ्रामक खबरें फैलाई। उन्हें कहा कि 2019-21 की खबरें थी कि पुलिस वाला जो है वो एक आरोपी को ले जा रहा है मारते हुए, तो उसे कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने नोएडा में मजदूरों को मारा। ऐसी तमाम भ्रामक खबरें फैला करके जिस तरीके से श्रमिकों को उकसाया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, उन पर क्या कार्रवाई क्या आप देखिए, आज की डेट में ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये जितने भी आपके सोशल मीडिया से जुड़ने वाले आपके वो हैं ऐप्स हैं, इसका जितना दुरुपयोग ये लोग कर सकते हैं जो सिर्फ भड़काने का काम कर सकते हैं, बहुत इजी है वो आपके हाथ में आने का। तो इन लोगों ने इसी तरीके से भड़काया है, जबकि कोई श्रमिकों ने किसी का कुछ नहीं, बस अपना मंतव्य वो करने के लिए, सही बताने के लिए इन लोगों ने इस तरीके का जो है प्रोपेगेंडा किया और लोगों को भड़काने का काम किया बस। मैम जी श्रमिक आंदोलन को जिस तरीके से जी मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँ कि श्रमिक आंदोलन को जिस तरीके से अर्बन नक्सलियों ने इसे हिंसात्मक बनाया, ऐसे नक्सलियों पर क्या कार्रवाई की आप मांग? ऐसे नक्सलियों पे हम यही कार्रवाई करेंगे कि उनको कानून के तहत जो सज़ा की बनती है उनको वो देनी चाहिए, ताकि वो आगे को इस तरीके की कोई कार्रवाई ना करें और आम जनता को, आम लोगों को अपने उसके लिए, मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। मैम अब ऐसे में आप क्या सजा की मांग करेंगे उन श्रमिकों के प्रोटेस्ट में जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को हिंसा का रूप दिया? लेकिन मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से हैं? जी, मैं इंदु कुमारी हूँ, नोएडा महानगर से हूँ और मैं यहीं पे प्रवास करती हूँ। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं आने वाले जो 2027 में जो चुनाव आ रहा है, ये प्रोपगंडा जो है उसके खिलाफ ये इसको यूज किया जा रहा है, जिसको हम अभी सही से जो कार्रवाई में जो इन लोगों का जो भी कमियां पाई गई हैं, ये सारे अपोजिशन पार्टी के ही पाई गई है कि क्योंकि एक साजिश के तहत ही ये सारे चीज़ को अंजाम दिया गया था, ताकि ये हमारे पार्टी को ये लोग पूरी तरीके से बदनाम करें। और अभी जैसे कि देखिए, अभी इस तरीके से जो भी इसमें आए हुए हैं उसमें से बहुत कोई भी ऐसा कोई नहीं है जो उसमें श्रमिक हो। जिस कंपनी में जिसकी गाड़ी जली है उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो एक मजदूर हो, आम जनता जो अपनी रोजी रोटी के लिए मतलब पूरे दिन वो शांति से बैठा हुआ है, और कुछ लोग बाहरी लोग आते हैं एक साजिश के थ्रू और उन्होंने ये सारे कारनामे को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की पूरी तरीके से रणनीति तैयार की गई है। इस पूरे मामले में 66 गिरफ्तारियां हुई हैं। उन 66 में पुलिस ने बताया कि 4500 श्रमिक ही नहीं है और उनके बावजूद आगजनी हुई, हिंसा हुई। तो आप इससे क्या समझते हैं? क्या ऐसे शांतिपूर्वक प्रदर्शनों में हिंसा होना, भड़काना, उस पर क्या सजा की आप मांग करते हैं? देखिए, सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए, सज़ा तो उनको इस तरीके से मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसे उनके दिमाग में अगर आए ना, तो वो इस जैसे ही ऐसी सोच अगर रखने वालों के साथ ना, उनकी तो हम देश निकाला का ही सज़ा मांग करते हैं। वो इसलिए कि अगर वो जब तक ये स्टेट और इस देश में अगर ऐसे लोग रहेंगे तो ऐसे ना ऐसे आगे जा कर के पार्टी के लिए ये खतरा ही पैदा करते रहेंगे। और हमारे जो सिंपली जो हमारे बच्चे अभी इस तरीके से अभी जो दुनियादारी से बिल्कुल अलग है, उनको भी कहीं ना कहीं हम तो कहते हैं कि लोग मुसलमान जैसे लोगों को बोला गया है कि छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं, वैसे कि हमारे बीच में जो पल रहे हैं मीडियम क्लास के बच्चों को कहीं ना कहीं उसको माइंड कन्वर्ट करने का एक बहुत बढ़िया सोची समझी ये एक साजिश बनाई जा रही है। मैम